नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से थिंक सेंगविन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने रूल नंबर 35 तक देखा। आज रूल नंबर 36 देखेंगे और ये डे 7 भी होगा। दोस्तों देखिए, ये ग्रामर का एक सीरीज है जिसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लगातार दोस्तों पढ़ रहे हैं और आपसे ये उम्मीद भी रखेंगे कि आप उस प्रत्येक सीरीज को जाकर देखिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, ये स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, आप पढ़िए इसको। क्या कह रहा है? यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होते हैं? ऐसे प्रोनाउन जो रिलेशन दिखाते हैं। और रिलेशन दिखाने के लिए हम किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? हु, विच, दैट। तो जैसे देखिए, अगर आपके सामने हु है या विच है दोस्तों, या दैट है ना? तो दोस्तों, तो वर्ब जो लगता है इसके बाद, ये रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अनुसार लगता है। मतलब सर नहीं समझे, एंटीसीडेंट का मतलब क्या? एंटीसीडेंट का मतलब मेरे भाई होता है उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन। ठीक है? जैसे देखिए, एग्जांपल आपको दिखाते हैं, समझिएगा ध्यान से। अब पहले अगला बात समझते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि अतः रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन यदि सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर, यदि प्लुरल हो तो वर्ब भी प्लुरल लगेगी। रिलेटिव प्रोनाउन से पूर्व आने वाले नाउन या प्रोनाउन ही वर्ब को अनुशासित करता है। माने कि अगर मैं ठेठ भाषा में कहूँ, तो जैसे देखिए, आपने किसी सेंटेंस में एक ऐसा वाक्य लिखा, द बॉय। ऐसा आप कोई सेंटेंस लिखा, द बॉय। ठीक है? उसके बाद लिख दिया हु इज प्लेइंग। ओके, ऐसा मैंने एक सेंटेंस लिखा, द बॉय हु इज प्लेइंग। तो यहां पर देखिए, द बॉय एक सिंगल लड़का है, राइट? समझ रहे बात को? एक सिंगल लड़का है, तो यानी नाउन हमारा सिंगुलर है, यहाँ पर सिंगुलर नाउन मेरा है। ठीक है मेरे भाई? ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हमने हु का इस्तेमाल किया, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। फिर यहाँ पर वर्ब लगा क्या? इज। अब इस हु के पहले कौन आ रहा है? द बॉय। तो इसीलिए द बॉय इसका एंटीसीडेंट है। क्यों? क्योंकि इसके पहले आ रहा था, इसके हिसाब से हमें यहाँ वर्ब लगाया। ये चीज़ें आपको क्लियर रहेगा दोस्तों। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। ठीक है? देखो, अब यहाँ पर इट इज आई हु हैव टेलीफोन्ड यू। देखिए, इट इज आई मतलब क्या? यहाँ पर जो आई है, ये हु का क्या है? एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पहले आने वाला। ठीक है? हु का क्या है? एंटीसीडेंट है, इसलिए यहाँ पर वर्ब हैव लग गया। अब अगला देखिए, इट इज ही हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। यह वही है जो इस लॉस के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर हमने देखा हु क्या है? मेरा रिलेटिव प्रोनाउन। इसके पहले जो आया ही, जो कि आपका एक मतलब ये क्या है? एक प्रकार का नाउन का स्टैंडिंग फॉर्म है, प्रोनाउन है, जो कि आपका सिंगुलर है, इसलिए वर्ब इज लग गया। एक और एग्जांपल देखिए, दैट लगा, द बुक दैट इज हियर इज माइन। तो यहाँ दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों द बुक है, जो ये सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर आ गया, क्योंकि दैट का एंटीसीडेंट क्या है? द बुक है। देखिए, द वोमेन हु आर स्टैंडिंग देयर आर माई सिस्टर्स। अब जरा गौर से देखिए, यहाँ द वोमेन है, ये वोमेन प्लुरल नाउन है, तो इसीलिए इसके पहले देखिए, ये हु के पहले है, यानी हु का एंटीसीडेंट है, इसीलिए इसके अनुसार से वर्ब लगा। ठीक है? ओके, आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। बी नंबर में दोस्तों क्या कहा जा रहा है? कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के साथ रिलेटिव प्रोनाउन भी आते हैं। ठीक है? देखिए, कुछ ऐसा वाक्य रहेगा जिसके साथ देखिए वन अप तो लगा रहेगा, इसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन भी लगा रहता है। तो इस ऐसे वाक्य में क्या होते हैं? ऐसे वाक्य में वन अप के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब लगाई जाती है। कोई सेंटेंस है, आपने पीछे देखा कि एक सेंटेंस था जिसमें केवल रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा था और उसके पहले नाउन आ रहा था, तो उस नाउन के हिसाब से हम वर्ब लगा रहे थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब इस जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले वन ऑफ आएगा और वन ऑफ के बाद कोई ना कोई नाउन आ जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल में, ही इज वन ऑफ दोज। यहाँ पर वन ऑफ दोज में आपका नाउन आ गया। ठीक है? अब दिस दोज आ गया, यहाँ पर दोज आ गया, इसी के हिसाब से हम क्या लगाएंगे? जो है वर्ब लगेंगे, क्योंकि हु से पहले आ रहा है कौन? इस दो जा रहा है, इसी हिसाब से ये वर्ब लगेगा। जैसे आप यहाँ पर भी देखेंगे, इस एग्जाम्पल में देखिए, इट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट हेम्पर द वर्क। हेम्पर का माने वह रोकना। ठीक है? देखिए, अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स क्या है? दैट के पहले लगा है, ये वन अप के बाद आया, इसी के हिसाब से यहाँ पर हमने वर्ब प्लेस किया। ठीक है? चलिए आगे पढ़ते हैं। ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके आधार पे काफ़ी सारे कॉमन एरर पूछे जाते हैं, जो आपको हम जब ये लेक्चर ख़त्म होगा तब आपको वो पढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों, रूल नंबर 37 पे हम लोग आते हैं।
जब वाक्यों में नथिंग बट आता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगेगी, चाहे नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो। देखिए, जब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जब आप सेंटेंस में नथिंग बट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि यूनिटी कॉन्ग्रिगेशन का सेंस हो जाता है। इसके बाद चाहे नाउन प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, मेरा बात आप समझ पा रहे हैं। नथिंग बट के बाद चाहे नाउन आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब हमेशा प्लूरल, सॉरी माफ कीजिएगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगा। जैसे नथिंग बट हिल इज सीन, और कुछ नहीं दिखा रहा है, केवल और केवल हिल दिखा रहा है, मतलब वहां पर एक यूनिटी दिखा देता, पूरे मिलाकर हिल दिख रहा है। नथिंग बट अ स्टूडेंट इज देयर, ठीक है, कोई नहीं था, केवल स्टूडेंट ही था। ठीक है, तो स्टूडेंट ही है। नथिंग बट के बाद ए स्टूडेंट लगा तो इज लग गया, यहाँ पर बर्ड्स थे फिर भी लगा क्या आपका वर्ब सिंगुलर। तो चाहे नथिंग बट के बाद सिंगुलर नाउन आए या प्लूरल है, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगेगा। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 38 पर मित्रों। तो रूल नंबर 38 क्या कह रहा है, यदि दो सिंगुलर नाउन्स के पहले नो का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर लगती है। देखिए, जब आप दो सिंगुलर नाउन लेते हैं और उसके पहले आप नो लगाते हैं, जैसे बॉय एंड गर्ल, ये दोनों के दोनों सिंगुलर नाउन है और इसके पहले नो का हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, जैसे आपको याद होगा इच बॉय एंड इच गर्ल वाला, इच वाला जो था उसी प्रकार की ये भी है। अगर दोनों के पहले नो का इस्तेमाल किया गया तो यहाँ पर वर्ब आपका क्या लगेगा, सिंगुलर लग जाएगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देंगे। रूल नंबर 39 पर देखिएगा दोस्त। जब अंकगणितीय फिगर्स एंड से जोड़े जाते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो सकती है। जब कोई भी मैथमेटिकल फिगर है, ठीक है, अब उसको एंड से जोड़ दीजिएगा तो वहाँ पर क्या होता है कि वर्ब सिंगुलर लगता है, जैसे 4 and 4 is 8, 2 and 2 is 4। ठीक है, लेकिन बोलचाल के भाषा में दोस्तों आर का भी प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है इसका अर्थ एंड से संयुक्त अंकों को एक यूनिटरी कंसेप्ट माना गया है। जब इसको हम इज लगाए तो वो यूनिटरी हो जाएगा। जब पुल्लल वर्ब प्रयोग होता है तब अलग अलग माना गया। इस संबंध में नॉर्मन लुइस के निम्न कथन पर ध्यान दें। ठीक है, मतलब कह रहा है देखो, जब आप इसको कंबाइन की बातें करते हो तो यूनिटी दिखाते हो, जब तो यूनिटरी कंसेप्ट जब आप यूज करते हो तो इज लगा दो। जब आप सेग्रीगेशन देखते हो, अलग अलग मानते हो तो आर लगा दो। इसमें ये किसका कहना था, नॉर्मन लुइस। नॉर्मन लुइस को आप पहचानते होंगे जिन्होंने वर्ड पावर मैट इजी लिखा है। जैसे 5 and 5 is 10, राइट, बट डोंट जम्प टू द कंक्लूजन दैट 5 and 5 are 10 इज रॉन्ग। कह रहे कि देखो, आप ये जानते हो कि 5 और 5 10 होता है, लेकिन इस कंक्लूजन पे मत जाओ कि 5 और 5 10, आर लगा देंगे तो वो 10 नहीं होता, वहां भी 10 होता है। ठीक है, दोनों इक्वली एक्सेप्टेड है, इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और मैं आशा ये भी करूंगा कि आपको इस पे अगर आ जाए तो आप इस वाला ही फॉर्म भर के चलिएगा, और ये इस पे आएगा ही नहीं। ठीक है, आने का संभावना है वही हु वाट विच, उस पे जो है आने की संभावना है। ठीक है, देखिए, कई वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें एज का प्रयोग करते समय एज के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं या सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। ऐसे वाक्य में वर्ब का प्रयोग वाक्य के अर्थ के अनुसार ही करना चाहिए, अर्थात यदि अर्थ के अनुसार सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अर्थ के अनुसार सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब भी प्लुरल होगा। देखिए दोस्तों, आप कोई सेंटेंस लिखते हैं और उसमें आप एज का प्रयोग करते हैं तो उसमें जो है वर्ब, माफ कीजिएगा, उसमें सब्जेक्ट पहले से अंडरस्टूड होता है। ठीक है, जैसे देयर वेर नॉट सो मेनी वर्कर्स एज वेयर रिक्वायर्ड। ठीक है, देखो इसमें एज लगाया गया, इसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। एज के बाद जो है यहाँ पर दोस्तों दे का प्रयोग हो सकता था, क्योंकि वर्कर्स है तो इसके लिए दे यहाँ पर लगा सकते थे, लेकिन दे लगाने की आवश्यकता एज के बाद क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पहले से आपका जो है सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। जब पहले से आप समझ रहे सब्जेक्ट क्या लगेगा, पुल्ला, तो यहाँ पर आप एज के बाद भर पुल्ला लगा दीजिएगा। देखिए यहाँ पर देयर वेर नॉट सो मेनी वर्कर्स एज वाज एक्सेप्टेड। अब दूसरा वाक्य में देखिए, एज के बाद सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट क्या आना है, अब वर्कर्स के लिए हमने इट लेना है। ठीक है, क्योंकि वहां पर फिर यूनिटरी कंसेप्ट लगा। वर्कर के लिए जैसे एज के बाद इट लिए तो इट के बाद क्या लगता है, वाज लगता है, वेयर नहीं लगता। ये चीजें क्लियर है, एक में वाज क्यों लगा और एक में वेयर क्यों लगा, ये आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, चलिए रूल नंबर 41 पे दोस्तों हम लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 41। देखिए, कई वाक्यों में एज के समान ही देन के बाद सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। यदि यह सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब प्लुरल लगेगा। देखिए, जब आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो जैसे आपने एज के बाद देखा कि भाई साहब नाउन अंडरस्टूड था, सब्जेक्ट अंडरस्टूड था, उसी तरह से देन के बाद भी कई बार सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। जब आपके सामने सब्जेक्ट अंडरस्टूड है तो उसके हिसाब से ही वर्ब आप लगाइएगा। देयर वेयर मोर कैजुअलिटी देन वाज रिपोर्टेड। ठीक है, और दूसरा देयर वेयर मोर बुक्स देन वेयर रिक्वायर्ड। देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर कैजुअलिटी के बाद जो है दोस्तों, यहाँ पर इट अंडरस्टूड होता है, और दूसरे वाक्य में देन के बाद दे अंडरस्टूड था।
इसलिए पहले वाला वाक्य में वाज लगा, दूसरा वाला में वेयर। यहाँ पर बुक्स के बाद देन के बाद क्या था, देयर अंडरस्टूड था, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, देन के बाद इट अंडरस्टूड था, इसी वजह से वाज लगा एक में वेयर लगा। आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, रूल नंबर 42 पे हम लोग आते हैं। देखिए, एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, नो वन, ईच वन, सम वन के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, ठीक है। देखिए, इसका सीधा मतलब यूनिटी हो जाता है। तो जब कभी सेंटेंस में आए, मतलब नहीं है इसके बाद नाउन क्या आ रहा है, लेकिन इसके बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगा। जैसे एवरीवन वाज हैप्पी टू गेट दिस न्यूज, समबडी इज कमिंग हियर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो आई होप आप ये समझ पा रहे हैं। एक बार रिवीजन क्विक करा देते हैं आपको, ठीक है। देखिए, जब आपको सब्जेक्ट में कोई रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच और दैट दिखे, तो वर्ब जो है उस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अनुसार से आएगा। एंटीसीडेंट यानी उस रिलेटिव प्रोनाउन से उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार से वर्ब लगेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर वन ऑफ का इस्तेमाल किया गया तो उसके बाद जो आपके मान लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन है, तो वन ऑफ के बाद कोई ना कोई नाउन आता है, तो उस नाउन के हिसाब से रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा। सेंटेंस में अगर नथिंग बट का इस्तेमाल किया गया तो कोई मतलब नहीं निकलता, उसके बाद नाउन सिंगुलर है या प्लुरल है, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगा। जब दो सिंगुलर नाउन्स जो है नौ के साथ कनेक्टेड है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। अंगणितीय फिगर में कुछ भी लगा सकते हैं वर्ब सिंगुलर और प्लुरल, ठीक है। जब एज का प्रयोग किया गया तो उसमें जब अंडरस्टूड हो सब्जेक्ट तो उसके अनुसार से वर्ब लगा लीजिए, ठीक है। और एज के बाद देन भी हो तो उसमें भी वही सेम काम करना है, क्या अंडरस्टूड है सब्जेक्ट, उसके बाद आप वर्ब लगाइए। और उसके बाद एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, नो वन, ईच वन, समवन के बाद आपका सिंगुलर वर्ब लगता है दोस्तों। तो नेक्स्ट हम रूल देखेंगे अगले वीडियो में, डे 8 में। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।